Hello student, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I am discuss whole economic related with term 1 examination of Priyar Public Schools. So today I am discuss first chapter national income. What is the national income? National income का जो सेंस आप लोगों ने पढ़ा था अभी तक, इनकम इज जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी या आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, दैट इज नोन एज नेशनल इनकम. और अनदर बेटा हम लोग के बाद जो थे हम लोगों ने बताया था डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? इनकम इज जनरेटेड बाय रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम. हम लोगों ने बताया था. जस्ट आप लोगों ने एक चीज ये भी बताया था, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस होता है. एक ही पॉइंट को मैंने बात किया था आप लोगों को. सबसे पहले बताया था दो टर्म्स होते हैं. पहला एक होता है नेशनल इनकम, दूसरा होता है हमारा डोमेस्टिक इनकम. इसमें क्या कहा गया है? इनकम जनरेटेड, हमने क्या बताया? इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट और कहां पे? विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी. और इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट और कहां पे? आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी. इसमें क्या होता है? इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट आउट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी. यहाँ पे एक टर्म्स आता है बेटा, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के द्वारा अपने ही कंट्री में जो इनकम अर्न किया जाता है उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं? डोमेस्टिक इनकम के नाम जानते हैं. और नेशनल इनकम में क्या टर्म्स होता है कि इंडिया का पर्सन होना चाहिए, मींस अपने कंट्री का डोमेस्टिक रेसिडेंट पर्सन होना चाहिए. वो रेसिडेंट चाहे वो मेरे इंडिया से इनकम जनरेट करे, मतलब अपने इकोनॉमिक टेरिटरी में इनकम जनरेट करे, या आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी जाके इनकम जनरेट करता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम. इन दोनों के बीच बस एक ही चीज डिफरेंट है कि आउटसाइड में इनकम जनरेट करता था और ये क्या करता था बेटा? इनसाइड में. तो इसी को हम लोग एक टर्म्स के नाम से बनाए कि जैसे आप जानते हो कि डोमेस्टिक इनकम से और हम लोग क्या करते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हम लोग क्या कर देते हैं? इसमें ऐड कर दे तो मेरा क्या आ जाता है बेटा? नेशनल इनकम. अब नेट फैक्टर फ्रॉम एब्रॉड कैसे मिलके बनता है? इनकम जो होता है जब इसको क्या नेट फैक्टर फ्रॉम एब्रॉड जो बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है? हम लोग उसको बोलते हैं फीफा माइनस फीटा. अब देखो बेटा, इनकम जनरेटेड बाय द रेसिडेंट आउटसाइड कंट्री या आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, तो उसी को लोग इसके नाम देते हैं बेटा फीफा. फीफा का मतलब क्या होता है कि भारत अपने इकोनॉमिक टेरिटरी का कोई पर्सन है, वो इनकम कहां जनरेट कर रहा है? आउटसाइड कंट्री जाकर, तो उसी को हम लोग किसके नाम से आएंगे? फीफा के नाम से, क्योंकि वो वहां से इनकम अर्न करके अपने कंट्री में ले आएगा. और ऐसे ही जस्ट इसके अपोजिट कुछ लोग जो फॉरेन को जो अपने इकोनॉमिक टेरिटरी में आएंगे वो यहां से इनकम अर्न करके बाहर ले जाएंगे, तो उनके इनको हम लोग क्या कहते हैं? फीटा. कि जो फॉरेनर हैं वो अगर इंडिया की इनकम अर्न करके बाहर लेके जाते हैं तो उनके इनकम को लेस कर दिया जाएगा, और जो फॉरेन के लोग हैं उनके द्वारा जो इनकम इंडिया में लाया गया उसको हम लोग क्या करेंगे? प्लस कर देंगे. तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? नेशनल इनकम. अच्छा, एक बात आप लोगों ने ये भी बात बार बार आ रहा है कि रेसिडेंट क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिडेंट? रेसिडेंस कोई भी पर्सन, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो क्या करता हो, जिस प्लेस और जिस स्थान पे वो क्या करता है? लिव करता हो, लोकेटेड होगा वही वहां पे, और अपने क्या करता हो? इकोनॉमिक इंटरेस्ट रखता होगा उसी स्थान पे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी स्थान पे करता होगा, उसी वो पर्सन हमारे कंट्री के लिए, उस इकोनॉमिक के लिए वो क्या कहलाएगा? रेसिडेंट. मतलब एनी पर्सन एंड इंस्टीट्यूशंस विच इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक एंड लोकेटेड ऑफ दैट प्लेस, उसी प्लेस पे रहता होगा, तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं कि वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? सिंपल शब्दों में रेसिडेंट कहलाएगा. तो मैंने देखो यहां लिखा रेसिडेंट कोई भी पर्सन या इंस्टीट्यूट हो सकता है हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लिव इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन विच लिव, जहां वो रहता है, और इट इज जहां लोकेटेड है, और रहने वाला पर्सन होता है जो नेचुरल पर्सन होता है
और जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो वहां पे लोकेट होते हैं, इसलिए हम लोग बात करते हैं उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, रेसिडेंट। बट जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नहीं फॉलो करता वो हमारे रेसिडेंट ना कहलाकर वो मेरा क्या कहलाता है, नॉन रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कहलाएगा। अच्छा, सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हम लोग किसके नाम से जानेंगे बेटा, सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब हो गया लिव एंड लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। लिव मींस उस जगह पर रहता है या लोकेटेड है कहां पे, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी में, तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, अक्सर हमारा वो क्या कहलाता है बेटा, लिव और लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर वो जहां पे वो रहता हो और वहां पे क्या करता हो, किसी भी इकोनॉमिक टेरिटरी में वो स्वयं रहता हो और या वहां पे लोकेटेड हो और वहीं पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्रॉम दैट लोकेशन, उस लोकेशन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब करने का मतलब कि अपनी सारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए वहां से अर्निंग करता है, वहीं पे एक्सपेंस करता है, वहीं पे एजुकेशन लेता है, ये सारे प्रक्रिया वो जिस प्लेस पे रह के करता है, अपनी वांट्स को फुलफिल करता है, उसी एरिया उसी जगह उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का वो सेंटर है, उसका स्थान है, और वो जिस इकोनॉमिक में काम करता है, इसीलिए उस पर्सन को हम लोग क्या करता है, रेसिडेंट। तो रेसिडेंट और एक सिटीजन दो टर्म्स है। सिटीजन जो होता है बेटा वो हमारा एक अलग टर्म्स है, अकाउंट्स में लोग रेसिडेंट्स को लेके चलते हैं। एक पर्सन मोर देन वन कंट्री का वन टाइम्स में रेसिडेंट हो सकता है, बट सिटीजनशिप में चांसेस नहीं है। सिटीजनशिप बाय बर्थ मिलता है या पास स्पेशल प्रोविजन मिलता है। एक पर्सन 1 ईयर में यहाँ का रेसिडेंट है, अनदर ईयर में अनदर कंट्री का रेसिडेंट हो सकता है, और एक ही समय में मोर देन 2 कंट्रीज का भी वो रेसिडेंट माना जा सकता है। उनके यहाँ के उसको रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन के लिए बताया गया वो ये है, उसको सेंट्रल इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ करना चाहिए, इंडिया में। इसलिए कहा गया कि सिटीजन ऑफ अ कंट्री, रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, बट रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री बट नॉट सिटीजन ऑफ द कंट्री। मीन्स कोई भी सिटीजन भारत हमारे कंट्री का जो सिटीजन है वो रेसिडेंट अपनी कंट्री का हो सकता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई पर्सन हमारे यहाँ का रेसिडेंट है और वो सिटीजन होना कंपलसरी। जैसे फॉरेनर होते हैं, इंडिया में आए रहने लगे तो वो रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कहे जाएंगे, बट नॉट सिटीजन ऑफ अ कंट्री नहीं कहे जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉरेनर हमारे यहाँ विजिट करते हैं, टूर पे आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, ये सब घूमने के लिए आए, फिर उसका फॉरेन एम्बेसी जो स्टाफ काम करता है वो सब आए, तो वो सब हमारे यहाँ क्या कहेंगे, सिटीजन ऑफ द कंट्री नहीं कहेंगे, बट रेसिडेंट ऑफ द कंट्री में इंक्लूड किए जाते हैं। अब हमारा क्या पॉइंट एक आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे बेटा गुड्स इंक्लूड सर्विस, गुड्स और गुड्स। अब देखना बेटा इकोनॉमिक्स में आप लोगों को अकाउंट्स में मैंने पढ़ाया था, वहां पे मैंने ये बताया था कि गुड्स और सर्विस दोनों अलग अलग टर्म्स है। एक मॉनेटरी टर्म्स है, एक क्या है हमारा सर्विस टर्म्स में आता है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में आता है। बट आपको बता दो इकोनॉमिक्स में गुड्स में ही हमारा सर्विस भी इंक्लूड पाया जाता है। गुड्स का यहाँ इन द सेंस करने का मतलब सिंपल सा है, गुड्स आल्सो इंक्लूडेड सर्विस, यहाँ दोनों चीजों की बात करते हैं। तो गुड्स को यहाँ पे हम लोग गुड्स क्या करते हैं, क्योंकि देखो हम लोग क्या करते हैं, गुड्स का ही प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स को ही हम लोग प्रोडक्शन करते हैं और उसी से हमारे इनकम अर्न होता है, उसी इनकम को हम लोग को वैल्यूएशन करना होता है। तो गुड्स के टर्म्स को हमको समझना कंपलसरी है। तो गुड्स में कितने टाइप के होते हैं बेटा, 2 टाइप के होते हैं। एक फाइनल गुड्स होता है, एक इंटरमीडिएट गुड्स होता है। इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूड इन national income, but final goods is included in the national income. But year end stock converted a final goods, but during the year stock raw material means processing जिस पे करना है उसको हम लोग कभी भी इंक्लूड नेशनल इनकम में नहीं करते। बट ईयर एंड में अगर कोई स्टॉक या बच जाता है तो उस स्टॉक को हम लोग क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। किसमें इंक्लूड कर देते हैं बेटा, हम लोग उसको नेशनल इनकम के लिए फाइनल उसको एज अ फाइनल गुड्स ट्रीट कर लेते हैं, अगर लास्ट में अनसोल्ड गुड्स कोई बचा होगा तो। अब देखो बेटा मेरा एक पॉइंट और भी आता है। अब फाइनल गुड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, 2 टाइप्स के होते हैं। फाइनल गुड्स 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है कंजम्पशन फाइनल गुड्स, दूसरा क्या होता है हमारा कैपिटल फाइनल गुड्स। कंजम्पशन फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, विच गुड्स यूजर गेट सेटिस्फेक्शन डायरेक्टली, जिससे हमको मिलता है उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, कंजम्पशन फाइनल गुड्स के नाम से, कंज्यूमर फाइनेंशियल गुड्स के नाम से जानते हैं या एक्सपेंडिचर के नाम से। दूसरा हमारा पार्ट होता है बेटा कैपिटल फाइनेंशियल, विच गुड्स यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जिस गुड्स को हम लोग क्या करते हैं और क्या होता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज करते हैं और साथ साथ
इट इज हाई वैल्यू ऑफ मनी। वो क्या होता है, उस गुड्स की वैल्यू भी जो मनी की होती है वो हाई होती है। तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गुड्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए बेटा, कैपिटल गुड्स आपके आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होंगे। पहला हमारा जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे बेटा इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर के नाम से जानेंगे, या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो मेरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा फिक्स एसेट्स या फिक्स इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब कि जैसे हम लोग स्टॉक परचेज करके ले आते हैं उसमें, तो इसको निकालने के दो ट्रिक होते हैं। मैंने बताया था क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो हम लोग करते हैं तो हमारा जो निकल के आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आता है, और हमारा जो फिक्स इन्वेस्टमेंट आता है, फिक्स एसेट्स आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं सिंपल वे में, जो आपका फिक्स कैपिटल बिल्डिंग लैंड प्लांट मशीन ये सब चीज जो परचेज करके ले आते हो, इसकी जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं, उसमें अगर हम लोग परचेज करते हैं तो, या उसको हम लोग परचेज करते हैं उसमें पैसा लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट के नाम से। दूसरा पॉइंट मेरा आता है बेटा कि हम लोग का जो कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर कंजम्पशन गुड्स है, इट इज अ फोर्थ पार्ट। पहला हमारा होता है बेटा इसमें ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब विच गुड्स यूज मोर देन 3 and 4 टाइम फॉर मोर देन 1 ईयर। 1 ईयर से अधिक के लिए हम लोग यूज करते हैं और उसको 3 से 4 बार अधिक यूज करते हैं, वो सारे हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। और जैसे कार, बिल्डिंग, इन सब का जब हम लोग यूज करते हैं और उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा ड्यूरेबल गुड्स। एक होता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, विच गुड्स इज यूज्ड विद इन द ईयर मोर देन 1 टाइम। मोर देन 1 टाइम मींस 3 and 4 टाइम तक हम लोग यूज करते हैं। जस्ट मेरे पास जो ड्रेसेस है, सारे मेरे ड्रेसेस होते हैं, ये सब मेरे क्या होते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स के नाम से जानते हैं, मतलब 3 and 4 टाइम तक हम लोग ड्रेस को यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है बेटा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स में विच नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोलिए या सिंगल यूज गुड्स के नाम से जानिए। अब नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, विच गुड्स यूज, हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं बेटा अक्सर किसमें ओनली सिंगल 1 टाइम हम लोग यूज करते हैं, और उससे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मीन्स मेरे पास जितने भी फूड्स है, जितने भी मेरे बोले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हुए, ये सब क्या चीजें होती हैं, वन टाइम में यूज करो, उसके बाद सारी चीजें, मिल्क ले लो, बटर ले लो, ब्रेड ले लो, ये सारी चीजें जितने भी फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड वेजिटेबल्स होती है, ये सारी हमारी क्या होती है सेमी ड्यूरेबल। और एक वाला होता है बेटा मेरा नॉन मटेरियल गुड्स, उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस के नाम जानते हैं। और सर्विस इस तरीके से हमारे ये पूरे गुड्स के कॉन्सेप्ट हैं। अब इसमें भी आपको बात करते हैं हम लोग बेटा, एक नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कॉन्सेप्ट कि गुड्स का हमने क्लब बोले कि कंसेप्ट ऑफ द वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रास वैल्यू और हम लोग नेट वैल्यू में डिफरेंस करते हैं कि ग्रास वैल्यू क्या होता है, नेट वैल्यू क्या होता है। क्योंकि देखो बेटा, आप लोग क्या करते हो ग्रास से नेट पे जाने के लिए, अक्सर आपको मैंने बताया कि हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, और 3 कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, आपको मैंने बताया था कि ग्रॉस एक कॉन्सेप्ट था, ग्रास से हमको कहां जाना बेटा, नेट पे। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था कि हमको कहां जाना बेटा, कि डोमेस्टिक से हमको कहां जाना है, नेशनल पर। और तीसरा कहां था बेटा, हमको फैक्टर कॉस्ट से कहां जाना है, मार्केट प्राइस पे जाना है। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मेरे पास फिक्स एसेट्स है इसमें से हम लोग क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। किसको लेस करेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं, तो हम नेट पे आ जाते हैं। और नेट से हमको ग्राफ पे जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, मेरा रेडमी का मोबाइल फोन है, मैंने जब लिया था इसको तो उससे क्या होता, उस समय मेरे रेडमी के मोबाइल फोन की प्राइस जो थी वो 60,000 70,000 थी, बट टुडे दिस टाइम माय फोन इज प्राइस समथिंग 405,000, यही समथिंग होगी प्राइस। तो उसकी जो आज प्रेजेंट टाइम प्राइस होगी उसी को हम लोग बोलते हैं, जो आज होगी प्राइस, जो आज रिलाइज वैल्यू होगी, उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसके और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट वैल्यू। नेट वैल्यू का मतलब कि जो आज में प्राइस है, और ग्रास वैल्यू मतलब कि जो हमारी परचेजिंग प्राइस होती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रास वैल्यू। नेट वैल्यू मतलब रियलाइज वैल्यू, जो आज वैल्यू उसकी वास्तव में है उसलिए। इसलिए वहां पे हमको पहुंचने के लिए क्या करना है, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारा, जो हम लोग यूजेस करते हैं उसके ऊपर है। फिर हमारा आता है डोमेस्टिक से हम लोग चलते हैं नेशनल पे। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे होता है फैक्टर कॉस्ट में से हम लोग मार्केट प्राइस को माइनस करते हैं, सॉरी देखो बेटा, फैक्टर कॉस्ट से हमको कहां पहुंचना है, मार्केट प्राइस। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, NIT को प्लस कर देंगे तो लोग फैक्टर से मार्केट पे पहुंच जाएंगे।
और मार्केट से हम लोग एनआईटी को माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट हो जाएंगे। अब एनआईटी और ये सब कैसे निकाले जाते हैं? फीफा का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जानते हो आप लोग कैसे निकलता है? कि इसको निकालने का क्या मतलब, वो कैसे होता है कि फीफा माइनस फीटा हमारा ये करते हैं तो हमारा क्या आता है कि नेट फैक्टर इनकम आ जाता है। और एनआईटी कैसे आता है? एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकाला जाता है बेटा? आईडीटी, आईडीटी में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हम लोग इसमें से क्या कर देंगे बेटा, बोला जाए तो सब्सिडी, हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? सब्सिडी, सब्सिडी कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है कि आई यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स फैक्टर हम लोग ऐड कर देंगे तो मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस से, क्योंकि टैक्स से हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है, और सब्सिडी से हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि जो गैस से मिलते हैं, गैस में हमें क्या मिलता है? सब्सिडी मिलता है, उससे मेरी वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है प्रोडक्ट की, और टैक्स लगने से मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से ये तीनों कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोगों ने फैक्टर, क्रॉस, ग्रॉस वैल्यू और ये सब चीजों पे, और मैंने आपको इसमें एग्जांपल में भी बताए थे कि अगर मुझे कहां से जाना है कि ग्रॉस नेट प्रोडक्ट्स एट अ मार्केट प्राइस है, और मुझे जाना है कहां पे? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हम लोग किसके नाम जानते हैं? एनएनपीएफसी। अगर हम लोग बात करें एनएनपीएफसी पे जाना है तो मैंने बताया था जी से कहां जाना? एन, तो जी से मींस ग्रॉस से नेट पे जाना, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे जैसे आपको निकालना था एनएनपीएफसी, तो हमको वहां जाना, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? इसमें से मैंने बताया था कि सिंपल सी बात है, जीएनपी, ये हम लोग की बात करें एमपी में से हम लोग क्या कर देंगे? लेस डेप्रिसिएशन। फिर हम लोग क्या, एन का और पी से को प्रोडक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। अब हमें कहां जाना है बेटा? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए लोग क्या करते हैं? माइनस एनआईटी कर देंगे, तो मैं क्या हो जाऊंगा? एनएनपीएफसी पे आ जाऊंगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? अक्सर नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमारे पास थी। अच्छा, नेशनल इनकम को हम लोग को वैल्यूएशन करने के हमने आपको 3 मेथड बताए थे। तो जो आज हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं नेशनल इनकम के वैल्यूएशन के मेथड की बात करते हैं। तो नेशनल इनकम की जो वैल्यूएशन के 3 मेथड होते हैं। पहला हमारा क्या था? वैल्यू एडिशन मेथड, जिसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड के भी नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा कि जो भी हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, और इसमें लोग प्रोडक्ट मेथड के नाम से क्या जानते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आता है वो डिफरेंट डिफरेंट फेज से आता है। फेज का मतलब इसमें कई फेज से आप 1 2 3 4 5 फेज करते हो, उससे जो हमारा जो एडिशनल वैल्यू होता है उसी वैल्यू को हम लोग लेते हैं। मैंने आपको एग्जांपल में भी एक बार बताया था कि हम लोगों ने वीट लिया, किससे? फार्मर से। वीट लेने के बाद फिर उससे क्या किया? फार्मर ने किसको बेचा? मिलरमैन को बेचा। मिलरमैन ने उसको क्या किया? उसमें कुछ वैल्यू बढ़ा के उसको क्या बनाया? फ्लोर बनाया। फ्लोर बना के उसने किसको ऐड करके वैल्यू बेचा? उसने क्या किया बेटा? ब्रेड बनाने वाली कंपनी को बेचा। अब ब्रेड बनाने वाली कंपनी ने क्या किया? बेकरी, फिर उसको बनाया ब्रेड बना के उसने किसको बेचा? बेकरी वाली कंपनी को बेचा। तो बेकरी वाली कंपनी ने फिर उसकी वैल्यू बढ़ा के उसका क्या बनाया बेटा? आपको मैंने बताया था जैसे पाव भाजी हो गए, फिर उसके बाद उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कई चीजों में उसे अपना ब्रेड को यूज कर सकते हैं, या डायरेक्टली वहां कंज्यूमर भी यूज कर सकता है। तो ऐसे हम लोग प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं बेटा? कई जगहों पर यूज करते हैं। उससे जितनी भी वैल्यू ऐड हुई उस हर वैल्यू एडिशन के मेथड को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ऑल फेज से मतलब कई फेज में जाकर प्रोडक्ट को आता है। जैसे आप जंगल में जाओ बेटा, तो जंगल में क्या होती है? लकड़ी को परचेज करके ले आओ। लकड़ी से परचेज कौन क्या? जंगल से खरीदे। जंगल से खरीदने के बाद आप लकड़ी को कहाँ ले गए? कारपेंटर ले जाता है। कारपेंटर उसको काटता पीटता है, उसके बाद उसको क्या करता है कि उसकी जो कारपेंटर होता है, उस कारपेंटर उसको डिजाइन बनाता है, डिजाइन बना के उसके चेयर बनाता है, चेयर बना के फिर वो वैल्यू कुछ ऐड करके उठा के किसको बेचता है? होलसेलर को बेचता है। होलसेलर भी उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके एजेंसी वाले के पास में जाता है, और एजेंसी उसमें पेंटिंग, साइनिंग वगैरह डिजाइनिंग करने के बाद फिर वो प्रोडक्ट क्या आता है? हमारे यहाँ पे मार्केट में रख दिए जाते हैं, और मार्केट में फिर उसके कौन लेके आता है? कंज्यूमर लेके आता है। तो उसमें जब तक लकड़ी से लेके जब तक उसको चेयर को सेल नहीं कर दिया गया बनाकर, या जो भी हमारे सोफे थे उसको बनाकर सेल नहीं करके, उसके बीच में जितने भी वैल्यू ऐड करके एडिशन किए गए उन सब की एडिशन की बात करते हैं। उसी से हमारी नेशनल इनकम क्या होती है? बढ़ती है। मींस क्योंकि देखो इनकम जो बढ़ता है वो किससे बढ़ता है? प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन को हम लोग क्या करते हैं बेटा? सेल करते हैं। और प्रोडक्शन से हमको, क्योंकि जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या करेंगे? पब्लिक में सेल करेंगे, और उसी से हमको क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे। और इसीलिए कहा गया प्रोडक्ट इक्वल हमारा क्या होता है? इनकम के इक्वल ऑलवेज होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है कि तीनों सेक्टर की बात करें, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, तीनों के द्वारा जो भी फाइनल गुड्स और प्रोडक्ट हम लोग क्या किए? बनाएगा। तो वैल्यू एडिशन जो निकालने का फार्मूला होता है बेटा, वैल्यू एडिशन निकालने का, यहाँ पे वैल्यू
एडिशंस ऑफ ऑल सेक्टर, तीनों सेक्टर का जो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसको निकालने का एक तरीका होता है, वैल्यू एडिशन निकालने का जो तरीका होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जानते हैं। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट हम लोगों ने जो किया वो क्या क्या चीजें हो सकता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब कि जो वैल्यू हमने किया, गुड्स को जो प्रोड्यूस किया, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग सेल कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ हमारा गुड्स क्या स्टॉक के रूप में बच सकता है, और कुछ क्या हम लोग कर सकते हैं बेटा, इट सेल्फ यूज कर सकते हैं। इन तीन प्रोसेस से चीजों को जो आती है उसकी जितनी भी कॉस्ट होगी वही हमारी क्या कहलाती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अच्छा देखो, सेल आपके दो प्रकार के हो सकते हैं बेटा, एक क्या हो सकता है आपका डोमेस्टिक सेल, डोमेस्टिक सेल, और दूसरा क्या था हमारा बेटा फॉरेनर सेल के नाम से आते हैं, फॉरेनर सेल के नाम, आउटसाइड आउटसाइड कंट्री जब हम लोग सेल करते हैं फॉरेन सेल के नाम जानते हैं। तो दो प्रकार से फॉरेन सेल को हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, एक वर्ड अच्छा से कहा जाए तो एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट मिला के हमारे क्या होते हैं बेटा, सेल्स होते हैं। अब देखो बेटा, अब इसके बाद स्टॉक ये सब हम लोग ऐड कर देंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना वैल्यू हमने ऐड किया उसका आउटपुट की वैल्यू आके चली आएगी, और हर सेक्टर में हम लोग ऐसे निकालते हैं। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब क्या हो गया कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब हम लोग यहाँ एक तरीके से बोल सकते हैं परचेज ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट। यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिक परचेज, एक तरीके से बोलो तो डोमेस्टिक परचेज, और प्लस हमारा यहाँ क्या होता है बेटा इंपोर्ट, मतलब जो हम लोग फॉरेन गुड्स को क्या करते हैं बेटा लेके आते हैं, इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो मेरा क्या बन के आता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसमें जिसको माइनस करते हैं जो वैल्यू ऐड करके आई उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, ग्रास वैल्यू एडिशंस, उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, ग्रास वैल्यू एडिशन। तीनों सेक्टर से आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, हम लोग क्या बोलते हैं बेटा प्राइमरी सेक्टर के ग्रास वैल्यू, सेकेंडरी सेक्टर की ग्रास वैल्यू, टर्शियरी सेक्टर की ग्रास वैल्यू। इन तीनों के वैल्यू को हम लोग जब जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है बेटा, तीनों सेक्टर को जोड़ने के बाद ऐड करने के बाद जो मेरा आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं सिग्मा, उसी को हम लोग जीडीपी एमपी के नाम जानते हैं बेटा। ये क्योंकि सोल्ड की है और ये मार्केट प्राइस में यहाँ पे भी आएगा, और ये भी हमारा क्या है सिग्मा जीडीपी एमपी, मतलब मार्केट प्राइस पे आएगा, सम ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये आएगा और इसके बाद जो इसकी वैल्यू आएगी इसमें से हम लोग को कहाँ जाना है, नेशनल इनकम पे जाना है। तो सिंपल सा पहली बात है, इसमें से हम लोग क्या लेस करेंगे बेटा, आप लोग यहाँ जीडीपी से वहां तक जाने का प्रोसेस जानते हो। शुरुआत में हम लोग क्या कर देंगे बेटा, इसमें से हम लोग क्या करेंगे मार्केट प्राइस पे जाना, तो एनआईटी को हम लोग क्या करें बेटा, एनआईटी को एनआईटी से पहले अगर चाहो तो इसमें से और भी लेस कर सकते हो बेटा। ग्रॉस से नेट पे जाना तो हम लोग क्या माइनस कर दें, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एनडीपी एनडीपी एमपी। फिर इसमें से हम लोग लेस क्या करेंगे एनआईटी, एनआईटी को जब हम लोग लेस करेंगे बेटा तो मेरा क्या आएगा, एनआईटी को लेस कर देंगे तो मेरा क्या निकल के चला आएगा तुरंत यहाँ पे एनडीपी, यहाँ पे हमारा जो आएगा वो एफसी आ जाएगा। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड करेंगे तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा कि जब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा एनएनपीएफसी, ये मेरा क्या आ जाएगा, यही मेरा क्या कहलाएगा नेशनल इनकम, और ये मेरा क्या कहलाएगा बेटा डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, ऐसे तो हम लोग क्या कर सकते हैं वैल्यू एडिशन से हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा मैंने आपको बताया था इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड, इसमें भी मैंने बताया था कि एक इनकम मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं। इनकम मेथड से निकालने का हमारा दूसरा जो मेथड होता है उसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे ये जीडीपी आती है इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी जीडीपी को मतलब जो यहाँ वैल्यू एडिशन आए उसी को हम लोग क्या कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, किसमें फैक्टर ऑनर में, किसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बेटा फैक्टर ऑनर, फैक्टर ऑनर ऑफ द प्रोडक्शन जो करते हैं उसे जो फैक्टर ऑनर होता है। फैक्टर ऑनर में मतलब कौन हो गया बेटा लैंड लेबर, फिर हमारे कौन होता है लैंड लेबर, फिर ऑनर, और लास्ट हमारे कौन होता है इंटरप्रेन्योर। लैंड को पे हम लोग क्या देते हैं रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी देते हैं। लेबर को हम लोग क्या देते हैं बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट देते हैं,
ऑनर को हम लोग क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, और कौन सा फाइनेंशियल इंटरेस्ट देते हैं, मतलब जो हम लोग लोन लिए उस टाइप के चीजों पे। फिर उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, एंटरप्रेन्योर को बेटा प्रॉफिट, और लास्ट में इसमें एक और आता है मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम का मतलब कि जो ऑनर का खुद का अपना सेल्फ कंजप्शन किया गया, सेल्फ कंजप्शन मतलब स्वयं की अपनी चीजें अगर बिजनेस में जो लगाई गई उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, मिक्स्ड इनकम के नाम से। इन सभी को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो मेरा क्या निकल के आता है बेटा, इन पांचों को अगर हम लोग आपस में ऐड कर देते हैं तो मेरा क्या निकल के आता है यहाँ पे, NDPFC। हमारा क्या निकल के आता है, NDPFC। अब देखो बेटा ये NDPFC आ गया, इसमें हम लोग सिंपल सा बात, ये डोमेस्टिक इनकम आ गया। अब डोमेस्टिक इनकम में हम लोग क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। क्या चीज ऐड किया जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम लोग आपस में ऐड कर देंगे तो मेरा जो निकल के आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का मतलब हमारा NNPFC आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, फैक्टर ऑनर के द्वारा जितना। अच्छा एक बात और है कि हम लोगों को एक और मेथड होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा कंजम्पशन मेथड। अच्छा कंजम्पशन मेथड में क्या होता है कि कंजम्पशन मेथड में मैंने बताया था कि कंज्यूम किया गया, कि ये जो इनकम आता है उससे नहीं मैंने निकाला, मैं इनकम से नहीं, सेल का एक पार्ट होता है कि ये इनकम किसके किसके में बटा, तो इसी को हम लोग किसके नाम जाते हैं कि यहाँ पे जो भी नेशनल इनकम हमने निकाला वो किससे निकाला, इनकम मेथड से, मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की जो यहाँ प्रॉफिट और प्रॉफिट किसके किससे बचा बटा उसके बीच में। और हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं कि इस चीज को खरीदा कौन कौन, तो इसमें हम लोग का पहला क्या होता है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में सी हमारा होता है। फिर दूसरा मेरा क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था, जी के नाम दिए थे। फिर हमारा क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, कैपिटल फॉर्मेशन मेरा जो होता है वो वैल्यू। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेट, हमारा क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हमारा वो आएगा। इन तीनों को चारों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो मेरा जो आएगा उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, GDP-MP के नाम से जानते हैं। और GDP-MP से आपका ये फिर यही आ गया GDP-MP, यहाँ से नेशनल इनकम पे जाने के लिए वही प्रोसेस को हम लोग आते हैं। एक पॉइंट आप लोग ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा तब तो आपका GDP-MP आएगा, बट अगर यहाँ पे आपका कभी क्वेश्चन में लिख दे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन तो इस कंडीशंस में आपको क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे तभी GDP आएगा। बट अगर यहाँ क्वेश्चन में क्या लिख दे नेट कैपिटल फॉर्मेशन तो उस कंडीशन यहाँ NDP-MP आएगा। NDP-MP का मतलब कि हमारा ये नीचे का एक स्टेप आएगा, इसमें से ग्रॉस एंड नेट पे वैल्यू दिया गया होता है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग नेशनल इनकम को वैल्यूएशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने नेशनल इनकम से रिलेटेड सारी पॉइंट्स को हमसे पूछ सकते हैं जो हमारे डाउट के चैनल है, और जो हमारे डाउट के से रिलेटेड वो सारी चीजें। ठीक बेटा, तो लोग बेटा चलते बेटा, बाय बाय।